हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर, और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल आर सर्किट और सी आर सर्किट। ठीक है, दोनों को करके पढ़ा था। और उससे पहले पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो आज हम पढ़ते हैं एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसे हम बोलते हैं LCR सर्किट, जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डरते हैं कि LCR सर्किट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या फेजर डायग्राम है, क्या आई की इक्वेशंस निकलेगी, क्या उसकी पोटेंशियल की इक्वेशन निकलेगी। बहुत सिंपल टर्म्स है, लेकिन इसके लिए बस आपको यही करना पड़ेगा कि आपको पहले की दोनों वीडियो को आपको वहाँ पर कन्फर्म देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रजिस्टर प्योरली रेजिस्टिव में करंट और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, इंडक्टेंस में करंट और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है, कैपेसिटर वाले में भी क्या रिलेशन होता है, फिर LR और CR वहाँ से समझकर तब आप LCR को क्लियरली कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ डिटेल बताएंगे और पढ़ेंगे हम LCR सर्किट इन सीरीज, यानी ऑल 3 आर इन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है LCR। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है LCR सर्किट। L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस और R इज रजिस्टर। तो एक सर्किट बनाते हैं जिसमें एक L होगी, एक C और एक R। ऑल 3 आर इन सीरीज, so we can say this is LCR circuit in series। ठीक है, ये सीरीज में है। यहां लगाएंगे एक अल्टरनेटिंग सोर्स और इस सोर्स के थ्रू हम करंट देंगे I, जिसकी वैल्यू होगी I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दिस इज इंडक्टेंस कॉइल, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रजिस्टर। क्लियर है यहां तक डायग्राम? अच्छा जी, अब यहां से हमें E की इक्वेशंस लिखनी है, यानी पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी है। तो यहां पर हम पोटेंशियल की 3 इक्वेशंस लिखेंगे, तीनों के अक्रॉस अलग अलग पहले हम। ठीक है, तो अगर हम बोले कि EL के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी EL समझ रहे हो ना, पोटेंशियल की इक्वेशन किसमें? इंडक्टर में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम टाइम के टर्म्स में? EL यानी पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर प्लस साइन, ठीक है, ओमेगा टी। अब आप याद करो EL का केस। ठीक है, EL मतलब समझ रहे हो, EL बार बार EL क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पोटेंशियल इन इंडक्टर। ठीक है, BL भी बोल लीजिए, EL बोल लीजिए, पोटेंशियल या EMF जो बोलते हैं, दैट इज EMF। ठीक है, EMF बोल रहे हैं, तो EMF की इक्वेशन लिखनी है साइन ओमेगा टी। तो आपको याद हो कि जो इंडक्टर में करंट होता था वो कितने एंगल्स लेग्स बिहाइंड होता था, तो वहां पर वो आपने देखा है वो 90 लेग्स बिहाइंड चलता था। तो जब करंट इंडक्टर में 90 लेग्स बिहाइंड होता है तो उस पोटेंशियल उसका EMF कितना अहेड होगा? 90 आगे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस π/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ EMF इन इंडक्टेंस। क्या हम EC की भी इक्वेशन लिख सकते हैं? दैट इज EC, दैट इज कैपेसिटर, इज इक्वल टू E0C साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में आपको पता है कि करंट्स अहेड चलता था EMF से 90, तो EMF उससे 90 पीछे होगा। तो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं माइनस π/2। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट और ईएमएफ दोनों किस में होते थे? सेम फेज में होते थे। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया।
अब देखो ये जो वैल्यू है पीक वैल्यू है, इन वैल्यू को भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर। दैट इज द पीक वैल्यू, इसको हम लिख सकते थे आई नॉट एक्सएल। आ रहे सब में पीक वैल्यू क्या होती है इंडक्टेंस में, आई नॉट एक्सएल। एक्सएल आपको बताया था रेजिस्टेंस ही होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और जिसकी एक्सएल की वैल्यू होती थी ओमेगा एल। अच्छा, ई कैपेसिटर की भी लिख सकते हैं हम, बट ईएमएफ कैसे लिखोगे, आई नॉट एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती थी 1/ओमेगा सी। और ई नॉट आर की बात करें तो ये सिंपल आई नॉट आर होता है। तो दीज आर दी वैल्यूज, तो दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ इन सेपरेट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब हमें पढ़ना है आगे। अब आप इसमें देखिए हमारे पास दो केस आएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखते हैं पहले कि EL जो EL यानी EMF ऑफ इंडक्टेंस 90 अहेड है, कैपेसिटेंस 90 बैक है, और ये सीधा है। तो इसका हम एक डायग्राम बना सकते हैं। दैट इज EL, दैट इज EC एंड दैट इज ER। आ रहा है सर में ER से EL समझ में आ रहा है कितना आगे है 90, ये कितना नीचे पीछे है 90। तो दैट इज द डायग्राम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं XL XC एंड R रेजिस्टेंस के टर्म में। क्लियर है। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द EMF इन सेपरेट टर्म्स, value of these XL, omega L, XC, that is the diagram, resistance, inductance 90 ahead, capacitor 90 back, and this is the diagram। तो अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, तो एक एक करके इसको हम सोल्व करते हैं। सपोज करते हैं हम केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पढ़ते हैं when EL ग्रेटर देन EC। आया समझ में, EL ग्रेटर देन EC यानी इंडक्टेंस बड़ा है किससे, EC से। तो अगर हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो फिर हमें ये बनाना पड़ेगा डायग्राम, दैट इज ER, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका EL माइनस EC। भाई बड़ा कौन सा है, EMF ऑफ इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ कैपेसिटर। तो इनका E नेट किधर आएगा, इनका E नेट इधर आ जाएगा, और ये E नेट इस रेजिस्टेंस से कितने एंगल पर है, सपोज करो 5 एंगल पर है। तो अगर हम इस E नोट की वैल्यू निकालनी है तो E नोट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका E नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए इक्वेशंस लिखना है तो बहुत आसान है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, E नोट इज इक्वल टू रूट EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। क्लियर है भाई। इन दोनों का नेट ये है, इन दोनों का नेट निकालेंगे, दोनों के बीच एंगल 90 है। समझ में आ रहा है कि एंगल 90 है इन दोनों के बीच में। तो हमने पढ़ा है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 90 जीरो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा EL और EC की इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, E नोट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं I नोट XL, और इसको लिख सकते हैं I नोट XC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं I नोट R का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए I नोट स्क्वायर कॉमन, यानी I नोट यहाँ से कॉमन, दैट इज स्क्वायर कॉमन, और I नोट ये भी स्क्वायर हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं I नोट बाहर, इन साइड में बचेगा हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है। ई नॉट की वैल्यू आ गई आई नॉट रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, आपको पता है ई इज इक्वल टू आई आर। ये जेड मैंने आपको बताया इम्पीडेंस, इस जेड को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। तो यहां जेड की वैल्यू क्या हो गई इससे कंपेयर करें तो देखो जेड की वैल्यू हो गई यहां पर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है ये। जेड की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा, जेड की वैल्यू आने पर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, कंप्लीटली वैल्यू है भाई ई इज इक्वल टू आई आर, तो ई इज इक्वल टू आई जेड, तो आई जेड, जेड की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। चलिए और क्या निकालना होता है इसमें आपको पता हो तो, और निकालते हैं इसमें हम फाई, भाई फाई भी तो फाइंड करना है। तो टेन फाई आपको समझ में आ रहा है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ इंडक्टेंस, ईएमएफ ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन आर, यही तो होगा, दिस अपॉन दिस, यानी ई आर, सिंपल सा मतलब है। अब इसको भी हम कैंसिल लिख लेंगे, ई आर। इसकी वैल्यू क्या है, आई नोट को कॉमन ले लें, क्या एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आई नोट आर, आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो टेन फाई की वैल्यू हो गई एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। ठीक है, टेन फाई की वैल्यू आ गई एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। दिस इज द फाई इज द एंगल। अब देखिए यहां पर करंट की बात करें, ओवरऑल करंट, भाई ओवरऑल करंट निकालते हैं कि ओवरऑल जो करंट है वो लैग्स बिहाइंड होगा इस पूरे सर्किट में या अहेड होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस यहां है, भाई रेजिस्टेंस ये वाली इक्वेशन है, और करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के साथ होता है, यानी आप देख रहे हो कि जो ईएमएफ है वो इससे आगे है, इसका मतलब करंट फाई एंगल पीछे है। भाई जो करंट की डायरेक्शन होती है वही रेजिस्टेंस के साथ होता है, करंट और रेजिस्टेंस तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये है इसका नेट ईएमएफ। अब नेट ईएमएफ आप देखिए इससे करंट कितना पीछे है, तो इससे करंट फाई पीछे है, तो हमें समझ में आ गया कि ओवरऑल करंट लैग्स बिहाइंड फाई एंगल। भाई इस सर्किट में जो करंट होगा वो लैग्स बिहाइंड होगा कितना एंगल, फाई एंगल, जो उसको हम निकाल सकते हैं आराम से टेन फाई की वैल्यू रखकर। तो हमारे पास देखिए जेड आ गया, इम्पीडेंस हो गया, ये हो गया। क्या हम अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ई की, तो ई की इक्वेशन हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर ई इज इक्वल टू ई नोट, दैट इज द पीक वैल्यू, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। भाई करंट्स आपको पता है लैग्स बिहाइंड है, तो इसका मतलब ईएमएफ आगे चलेगा, तो दिस इज द इक्वेशन। और ई नोट आप पता है कैसे निकालना है, ई नोट निकालना है हमें आई नोट इंटू जेड, ई नोट की वैल्यू होगी आई नोट इंटू जेड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, रिवाइज कर लेते एक बार। सबसे पहले एक सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रजिस्टर है। इसमें हमने आई करंट फ्लो कराया, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, दैट इज ई एल इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमने पढ़ा है क्योंकि इसमें इंडक्टर में जो करंट होता है 90 लैग्स बिहाइंड चलता है, तो ईएमएफ आगे चलेगा। कैपेसिटर की ई नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, उसमें पता है कि करंट्स आगे चलता है, ईएमएफ पीछे होता है। रेजिस्टेंस के साथ करंट चलता है तो सेम फेज में रहेंगे, तो तीनों की इक्वेशन लिख ली। दिस इज द पीक वैल्यू, इंडक्टर की पीक वैल्यू क्या होती है, आई नॉट एक्सएल, एक्सएल को क्या बोलते हैं हम ओमेगा एल, ई सी इसको क्या बोलते हैं आई नॉट एक्स सी, दैट इज द एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और दिस इज द इक्वेशन। क्लियर हो गया, दैट इज। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ईएमएफ में जो इंडक्टर है वो 90 अहेड है, कैपेसिटर वाला 90
लेग्स बिहाइंड है, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए ये 90 अहेड है, ये 90 बिहाइंड है, क्योंकि करंट ऐसे ही तो जाएगा भाई, करंट और रेजिस्टेंस का फेज तो सेम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास दो केस हो गए। फर्स्ट केस में हम पढ़ लेते हैं कि जब इंडक्टर का ईएमएफ लार्जर है किससे, कैपेसिटर से, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, इस वाले पोर्शन को यहाँ आ जाएगा तो EL माइनस EC, और ये हमारा है ही रेजिस्टेंस का, तो इनका जो नेट निकालेंगे इतना निकालना है, और वो नेट किससे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस वाले से, करंट से मेजर करते हैं, दैट इज फाई एंगल। तो वी कैन राइट इट E नॉट इज इक्वल टू EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, दैट इज EL लिख सकते हैं यहाँ से आई नोट XL माइनस आई नोट XC का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर कॉमन आउटर में निकालोगे तो आई नोट निकलेगा। E इज इक्वल टू क्या होता है IR, दैट इज द रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं हम Z, कंपेयर करते हैं, और Z समझ में आ रहा है हमें, दैट इज द रेजिस्टेंस, और इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। Z की वैल्यू हो गई XC माइनस XC का होल स्क्वायर tan फाई, EL माइनस EC अपॉन ER, एंड फाई जो एंगल है वो करंट के लिए होता है, और यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो EMF से, नेट EMF से कितना पीछे है, फाई पीछे है, तो करंट यहाँ पर लैग्स बिहाइंड होगा। दिस इज द केस फर्स्ट। नाउ वी सोल्व द केस सेकंड। चलिए सेकंड केस क्या करना है, सेकंड केस सिंपल समझ में आ रहा है। इस बार हम कैपेसिटर को लार्जर बनाएंगे कंपेयर टू इंडक्टर, तो हम लिखेंगे केस सेकंड। तो इस बार जो केस होगा वो होगा हमारा EC इज ग्रेटर देन EL, यानी कंडक्टर का EMF इज ग्रेटर देन इंडक्टर। तो इस बार देखिए कैसा बनेगा इस बार सर्किट, फेजर डायग्राम वाला, दैट इज ER, और इस बार ये लार्जर है, और इसको हम लिख सकते हैं EC माइनस EL। तो इस बार आपको समझ में आ रहा है कि इस बार जो नेट आएगा वो इधर आएगा, और ये ER है, इसी के साथ एंगल मेजर करते हैं, और ये आएगा फाई। तो इस बार हमें समझ में आ रहा है कि जो कितना जो पोटेंशियल आएगा वो इससे फाई पीछे आएगा, यानी करंट अहेड चलेगा इस बार। तो करंट को अहेड लेकर चलना है, तो पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो E नोट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो E नोट जो हम निकालना चाह रहे हैं वो होगा हमारा E इज इक्वल टू रूट, दैट इज EC माइनस EL का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। क्या यही होगा, सिंपल है भाई। इस बार ये लार्जर है तो इसको लिखेंगे, तो E नोट इज इक्वल टू EC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई नोट XC माइनस आई नोट XL का होल स्क्वायर प्लस आई नोट R का होल स्क्वायर। क्या आई नोट फिर कॉमन ले लें और आउटसाइड लेकर आए, तो इनसाइड क्या बचेगा, इनसाइड बचेगा रूट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या यही Z कहलाया जाएगा, हाँ यही Z हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर E नोट इज इक्वल टू आई नोट Z, तो Z की वैल्यू दैट इज Z इम्पीडेंस, ये हो गया हमारा इस बार XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टर्म्स है ये कि दोनों केसों को कंबाइन करें तो हम लिखेंगे जो भी इसमें लार्जर होता है इसको हम पहले लिखते हैं, उसी में से दूसरे को माइनस करना होता है, यानी XC माइनस XL और XL माइनस XC। कोई प्रॉब्लम नहीं, R तो हमारा सेपरेट चल रहा है, दैट इज Z। अब यहाँ पर हम tan फाई की वैल्यू फाइंड करें, तो tan फाई की भी सेम वैल्यू ऐसे ही आएगी, XC माइनस XL, XC माइनस XL आ रहा है समझ में, अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R। ओवरऑल करंट की बात कर लें, ओवरऑल करंट,
तो इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि जो करंट्स है वो अहेड है फाई एंगल, तो ओवरऑल करंट्स अहेड एंगल फाई, इस बार करंट आगे चलेगा। तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम ई की, तो ई की इक्वेशंस होगी हमारे पास टाइम के साथ ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। भाई करंट अहेड चलेगा तो ईएमएफ पीछे चलेगा, करंट अहेड चलेगा तो ईएमएफ कितना पीछे चलेगा, फाई एंगल पीछे चलेगा। सेम कहानी, वहां आगे चल रहा था ये पीछे चल जाएगा। ई नॉट की वैल्यू आपको समझ में ही आ रही है, ई नॉट की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं आई नॉट इंटू जेड, जेड की वैल्यू हमने निकालनी बता दी, टेन फाई हमने आपको निकालना बता दिया। यही करना था एलसीआर में, कुछ नहीं था। सोचते हैं क्या है एलसीआर, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स कंसेप्ट में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे करते हैं इसे। अब इसमें एक थर्ड केस भी होता है, तो वो अभी हमें आगे पढ़ना है, तो उसके लिए एक पूरा लेक्चर हम अभी आगे बनाएंगे। ठीक है, उसे रेजोनेंस कंडीशंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है थर्ड केस में कि EC इक्वल EL, यानी EMF ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू EMF ऑफ इंडक्टर। तो इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट है वो तो रेजिस्टेंस के इक्वल ही आ जाएगा। भाई हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नहीं ई नोट इज इक्वल टू आई नोट और XC माइनस XL या XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम है, हुए इक्वल है, तो ये जीरो हो गया। तो सीधा सीधा ई नोट इज इक्वल टू, अरे आई नोट आर आ गया, सीधा सीधा ई नोट इज इक्वल टू आई नोट आर, जेड के इक्वल आ गया। तो सिंपल ये रेजोनेंस केस है, तो इसे डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डिटेल में आगे पढ़ना है, अभी तो केवल हमें दो ही केस पढ़ने थे इसके। तो क्लियर हुआ इक्वेशंस कैसे निकालनी है ईएमएफ की टाइम के साथ। अब इस पे एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ले लेते हैं 3 ओम और कैपेसिटर को ले लेते हैं हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे हम सोल्व कर ले इजीली। ठीक है, .16 हेनरी और उसको ले लेते हैं 500 म्यू फैराड। और इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 5 साइन 100t, 5 साइन 100t। ठीक है, कुछ इक्वेशंस नहीं है जिससे कि वैल्यू निकल जाए, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए इक्वेशंस लिखनी है, तो पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सपोज करूं XL। तो XL फाइंड कर सकते हैं। XL का मतलब क्या होता है ओमेगा L। तो ओमेगा L, ओमेगा कितना है 100 और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 0.16, तो दैट इज 16 ओम। क्या हम XC भी फाइंड कर सकते हैं। XC इज इक्वल टू कितना होता है 1/ओमेगा C होता है। तो 1/ओमेगा की वैल्यू 100 और C की वैल्यू कितनी आई है 500 इंटू 10 टू द पावर क्या -6, 1 2 3 4 दैट इज 4 कैंसिल, यानी 100/5 दैट इज 20 ओम। तो अब आप देखकर बताइए कौन सा केस हो गया ये, XC माइनस XL या XL माइनस XC, ये हमें चेक करना है। XL की वैल्यू 16 है और XC की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब है तो केस
एक्सी माइनस एक्सएल वाला है, एक्सी माइनस एक्सएल आ रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल, यानी कौन सा वाला केस है, ये वो केस है जिसमें एक्सी बड़ा है, यानी ये वाला केस हो गया। ये एक्सी माइनस एक्सएल, ये है आपका आर, इधर आएगा ई नेट। तो इसमें जो इक्वेशन लिखते थे वो आपको याद है कैसे लिखते थे? तो इसकी इक्वेशन होती थी, तो इसमें जेड निकालना होता था, तो जेड कैसे निकालते हैं इसमें? तो इसमें जेड निकालते थे आप एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। एक्सी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है 3। तो जेड की वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, दैट इज 25, दैट इज 5 ओम। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास। और देखिए और क्या निकाल सकते हैं हम, टेन फाई भी फाइंड करना होता है हमें। तो टेन फाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। एक्सी कितना है, एक्सी अभी निकाला है हमने 20 माइनस 16 और आर कितना है 3, यानी 4/3। और 10 में 4/3 किसकी वैल्यू होती है, याद करें, ये वाला एंगल, ये 4, ये 3, ये 5, तो ये कितना होता था 53। तो ये वैल्यू हो गई 53 डिग्री। अब क्या हम यहाँ पर ई की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ई की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में ये हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। अब बताइए अहेड चल ईएमएफ, इसमें करंट कैसा चलता है, करंट यहाँ है तो करंट अहेड चलता है, तो इसका मतलब ईएमएफ पीछे चलेगा, तो दैट इज -53। भाई -5 वाली इक्वेशन आएगी। ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई नोट की वैल्यू क्या होगी, आई नोट जेड। आई नोट कितना है, आई नोट 5 है हमारा, और जेड की वैल्यू 5 है ऑल्सो, तो दैट इज 25। तो ई की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में आ गई हमारी 25 साइन ओमेगा टी माइनस 53। ई की इक्वेशंस क्लियर हुई। ई की इक्वेशंस क्या हम ई आर की इक्वेशन भी लिख सकते हैं? तो ई आर की इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, ई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ई नॉट आर क्या होता है, ई नॉट आर आपको समझ में आ रहा है, ई नॉट आर क्या होगा इसमें, आई नॉट आर, ठीक है। तो आई नॉट आर, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5 और आर कितना है 3, तो 5 3 जा 15 साइन ओमेगा की वैल्यू 100 और टी, ठीक है। ये टाइम की टर्म्स में हो गई। रेजिस्टेंस की इक्वेशंस, क्या हम इंडक्टेंस, तो यहाँ पर हम इंडक्टेंस के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं टाइम के टर्म्स में। तो ये हो जाएगी आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी, और आपको पता है एक्सएल में जो ईएमएफ है करंट से, भाई करंट बिहाइंड चलता है तो ये 90 अहेड चलेगा, तो इसको लिखेंगे +π/2। और आई नॉट एक्सएल की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से आई नॉट की वैल्यू 5 है और एक्सएल की वैल्यू है 16, तो 16 5 जा 80 साइन ओमेगा की वैल्यू 100t +π/2। क्या हम यहां से कैपेसिटर की भी इक्वेशन लिख सकते हैं ईएमएफ के, इजिकल टू आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी। इसमें करंट अहेड चलता है तो ये पीछे चलेगा 90, तो ये इक्वेशंस हो जाएगी हमारी ई सी टी इजिकल टू आई नॉट की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 20 है, तो 520 कितना हो गया 100 साइन 100t -π/2। तो आई थिंक ईच एंड एवरी टर्म्स इज क्लियर। एक्सएल, एक्सी, जेड, tan phi, इक्वेशंस ऑफ ईएमएफ
in terms of time and the equations of EMF in terms of resistance separate, inductance separate and capacitance separate। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा इस टाइप से, आई की इक्वेशंस मिलेगी। सबसे पहले आपको एक्सएल निकालना ही पड़ेगा, एक्ससी निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको जेड निकालना पड़ेगा। आपको देखना है एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल या एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। जेड की इक्वेशंस निकालते ही आप tan phi फाइंड कर सकते हैं। tan phi फाइंड करने के बाद इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईटी की इक्वेशंस यानी ईएमएफ की इक्वेशंस, तो ई नॉट की वैल्यू हमें पता होती है आई नॉट जेड, जेड निकाल चुके हैं, आई नॉट हमें यहीं से मिल जाएगा स्टार्टिंग में से। उसके बाद हमारी ईएमएफ की इक्वेशन हो गई इस सर्किट की, और बाद में हम सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का हमें पता है कि रेजिस्टेंस और करंट सेम फेज में होते हैं। रेजिस्टेंस वाले में करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज होते हैं, और इंडक्टेंस वाले में आपको पता है कि जो इंडक्टेंस में ईएमएफ होता है वो 90 अहेड होता है, करंट लैग्स बिहाइंड होता है 90। और कैपेसिटर वाले में बात करें तो करंट्स अहेड होता है तो ईएमएफ 90 बिहाइंड होगा। दिस इज द इक्वेशन, इन वैल्यू को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट से बताया है हमने। फिर भी अगर आपको लगता है तो हम इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स आपको बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडा था हमारा एलसीआर सर्किट का, जो हमें लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, हम आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। और बस यही एम है हमारा कि आप हमेशा सक्सेस करते रहें। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।